अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। करेंसी नोट किसी भी मुल्क की एक जान होते हैं, उसका पिलर होते हैं, उसकी बुनियाद होते हैं क्योंकि हम किसी भी मुल्क की दौलत को अगर नापा या तोला जाता है, तो वो करेंसी की शक्ल में ही यानी कि करेंसी नोट की शक्ल में ही नापा या तोला जाता है। यानी कि मुल्क के जितने भी एसेट्स होते हैं आइदर वो गोल्ड की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, तो उसको उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो एज़ अ नोट होती है, यानी कि एज़ अ करेंसी होती है। फिर आम आवाम जो है वो करेंसी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट किसी भी मुल्क को ये होता है कि अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो, मुल्क अगर ऐसी टेक्नोलॉजी के नोट यूज़ कर रहा हो कि उनको अगर आसानी से दूसरी तरीके से बनाया जा सके, यानी जिन्हें जाली नोट कहते हैं, बनाया जा सके, तो मुल्क की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान होता है। तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ इस तरह के भी इक़दामात करते हैं कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के में जो है वो जाली नोटों की फ़राहम करना शुरू कर देते हैं ताकि उस मुल्क की इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुँच सके। तो आज का मौज़ू यही है कि पाकिस्तान जो है वो करेंसी नोट की तरफ पाकिस्तान को किस तरीके से थ्रेट्स हो सकते हैं और आने वाले वक़्त में पाकिस्तान को ऐसे करेंसी नोट से जो है वो क्या-क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले रिव्यू करेंगे कि पाकिस्तानी करेंसी नोट जो है वो कितनी जिद्दत है, कितने जदीद हैं और क्या-क्या एवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तानी करेंसी नोट में आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो अब तक जो है वो एज़ अ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इश्यू करे थे वो नोट्स वो थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1948 में करे। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट जनरेशन सीरीज़ के नाम से 1949 में करे। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेकंड सीरीज़ के नाम से 1956, 1957। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थर्ड जनरेशन सीरीज़ के नाम से 8 जून 1971 को। फिर फोर्थ जनरेशन सीरीज़ 15 अप्रैल 1975 को इंट्रोड्यूस हुई, जो 1987 तक जो है वो रही। उसके बाद जो है न्यू जनरेशन सीरीज़ ऑफ फिफ्थ और न्यू जनरेशन सीरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई 2005 में। और इसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, ओवीआई ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जो ₹500 के नोट में जो इंट्रोड्यूस कराई गई, वो इस तरीके से होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फ़र्क होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 सारे नोट जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, ये विदाउट ओवीआई और विद ओवीआई इंक के साथ, यानी कि ऑप्टिकल वेरिएबल इंक के साथ जो है वो नोट इस तरीके का नज़र आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो 2005 में हुई। फिर ग्रेजुअली हल्का-हल्का इंक्रीज़ करके 2010 तक की जो है वो डिफरेंट चीज़ें आई, लेकिन टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो 2005 की ही यूज़ हो रही है। फ़िफ्थ न्यू जनरेशन सीरीज़ के नाम से अब इस वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप यहाँ पे भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आने वाले वक़्त में पाकिस्तान को अपनी करेंसी को और स्टेबल करने के लिए न्यू जनरेशन सीरीज़ लानी पड़ेगी, यानी कि और जदीद नोट लाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा समझते हैं या ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान पॉलीमर करेंसी की तरफ जाएगा, यानी कि प्लास्टिक नोट होंगे, प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाएगा, तो प्लास्टिक करेंसी या पॉलीमर करेंसी जो है वो भी कोई जदीद नहीं है। 1988 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वो इंट्रोड्यूस करी गई और 1996 के राउंड अबाउट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो कंप्लीटली पॉलीमर टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया, यानी कि जो उनके करेंसी नोट होते हैं वो पॉलीमर प्लास्टिक के होते हैं। और इस तरह के तकरीबन 18 से 20 ममालिक हैं, जिनमें कनाडा भी शामिल है, जो पॉलीमर करेंसी जो है वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 1996-1998 के दरमियान की जो टेक्नोलॉजी है ग्रूम हुई। तो अब देखते हैं आने वाले वक़्त में जो है वो पाकिस्तान किस टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है, क्योंकि एक ख़ास सर्टेन ऑफ टाइम के बाद जो है वो किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी करेंसी को चेंज करना। क्योंकि जब करेंसी चेंज होती है तो वो एक तरीके से क्या होता है, मुल्क की जो टोटल वेल्थ होती है उसका रियल ऑडिट ही करेंसी चेंज होने की वजह से होता है। जैसे बहुत सारे लोग अगर फ़र्ज़ करें कोई गलत काम करके या बैंकरप्सी है, इस किस्म का कोई भी गलत काम होता है, यानी कि फ्रॉड हो गया, स्कैम करके पैसा बनाते हैं, कैश की सूरत में अपने पास रखते हैं। तो जब करेंसी चेंज होती है तो ज़ाहिर-सी बात है उनको भी उस दौरान अपनी करेंसी को चेंज करना होता है। और जब वो करेंसी चेंज करने बैंक में जाते हैं, कोई भी मीडियम इस्तेमाल करते हैं करेंसी चेंज करने का, तो वो ऑडिट में आ जाता है कि पहले नए इतनी करेंसी यानी कि इतने नोट जो हैं वो ऑडिटेड थे। अब जब नई करेंसी बनी उनसे रिप्लेस हुए तो इतने ऑडिटेड हुए, इस तरीके से हुए, इस बंदे ने लिए, ऐसे लिए।
जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से लिए, जिस सोर्स से लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम जो है वो अपनी करेंसी को चेंज करना। और दूसरी चीज़, अब जबकि डिफरेंट ममालिक जिसमें तुर्की भी शामिल है, जो अपनी डिजिटल करेंसी सच एज़ क्रिप्टो करेंसी की तरह अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि वो एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं। आने वाले वक़्त में आपको ये खबरें सुनने को मिलेंगी तकरीबन साल या 2 साल के दरमियान या इसी नए साल में कि कई ममालिक जो वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा चुके हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी की वो एक शक्ल होगी और वो इंट्रोड्यूस करें, तो आने वाले वक़्त में क्या हम बैंक नोट्स जो हैं इसको डि और मॉडर्नाइज़ करेंगे, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ आएँगे, या 2005 की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी 2022 में भी चलेगी, या फिर हम जो है खुद की पाकिस्तान जो है वो अपनी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, या कोई नई जिद्दत के साथ जो है पाकिस्तान अपनी करेंसी को और मॉडर्नाइज़ करेगा। तो ये काफ़ी अहम मौज़ू है आने वाले वक़्त में। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी करेंसी को चेंज करे, या चेंज करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो जाए। एफएटीएफ की भी खबरें आप सुनते होंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए एक ईज़ी ऑडिट जो है वो करेंसी नोट चेंज करने की शक्ल में हो सकता है और आपको नज़र आ सकता है। इस सारी बात का जो एक पैराया रख लें या एक मरकज़ रख लें, वो ये है कि आने वाले वक़्त में हम इसी टेक्नोलॉजी, जो करंट टेक्नोलॉजी है बैंक नोट्स की, उसको मॉडर्नाइज़ करते हैं, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करते हैं, यानी कि हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान आने वाले वक़्त में अपनी कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, या इन्हीं नोट्स को जो मॉडर्नाइज़ करके कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है, ताकि जो है वो जालसाज़ी और या जाली नोट जो बनते हैं, उनको और अच्छे तरीके से रोका जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान।